नमस्कार। आज के तर्क वितर्क के कार्यक्रम में हमने तानिया भूटानी को बुलाया है। तानिया भूटानी एक यंग टीचर हैं और बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी हेरिटेज यूनिवर्सिटी में गुड़गांव में पढ़ा रही हैं और इनका जो सब्जेक्ट है वो है एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशंस, मास कम्युनिकेशंस। लेकिन जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आज 3 जगहों पे चुनाव का रिजल्ट संपन्न हो जाएगा, कल दिल्ली के ऊपर, दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव था बड़ा बहुत ही चर्चित चुनाव रहा है, और आज गुजरात का भी ऑलमोस्ट क्लियर है, बीजेपी को जीतना ही है काफ़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बढ़त जारी है। पता नहीं रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन ट्रेंड यही बता रहा है। तो मैंने सोचा कि तानिया से दिल्ली के ऊपर कुछ बातचीत करने के लिए, खास करके जो महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत ही चर्चित एमसीडी का चुनाव था, 15 साल से बीजेपी इसके ऊपर कब्जा जमाई हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने ये चुनाव जीत लिया है, उनकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहला सवाल, मैं आपका स्वागत करता हूं तानिया भूटानी, और मेरा जो पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आज बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस दोनों को खड़ा करके दिल्ली के एमसीडी पर कब्जा कर लिया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट करा शो पर। अब उसके बाद एमसीडी के जितने भी इलेक्शंस चल रहे हैं जो जारी हैं और जिनका पोल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और उनके काम की वजह से उनको सराहा जा रहा है, उनके काम को देखा जा रहा है। हमारे घर में आम काम करने वाले लोग जो हो गए, उन लोगों को इतनी सुविधाएं मिली हैं और हर किसी को फ्री बिजली, फ्री पानी, आने जाने के लिए फीमेल्स को बसेस में फ्री टिकट्स हो गई, इतनी फैसिलिटीज़ मिली हैं जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। और क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका दिया जाए। दूसरी बात रही है कि इतने सालों से एमसीडी में बीजेपी रही है और बीजेपी का शायद इतना ज़्यादा काम लोगों को दिखा नहीं, तो लोग चाहते थे कि किसी नए इंसान को मौका दें और उनका काम देखें। बहुत अच्छा। तो चुनाव चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं अपने कलीग देवेंद्र सचान को, जो यहाँ पर जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन में सीनियर प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, और उनसे हम पूछेंगे उसी मुद्दे पर जिसके ऊपर हमने तानिया भूटानी से पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा का इतना बड़ा कद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, और गुजरात में मतलब महाविजय की ओर अग्रसर हो चुका है, यहाँ मुझे लगता है जीत हासिल भी हो गई होगी, लेकिन हिमाचल में वो पिछड़ गए और दिल्ली में खास करके लगातार अरविंद केजरीवाल हावी हो रहा। इस बार भी 15 साल का एमसीडी के ऊपर बीजेपी का जो कब्जा था उसको छीन करके अरविंद केजरीवाल काबिज हो गए। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो लोगों ने चुना उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सचान सर। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने डिबेट में मुझे शामिल किया। और ये जो दिल्ली का जो मुद्दा है और केजरीवाल जी को एक भारी बहुमत से एमसीडी के चुनाव में उनको जो सफलता मिली है, उसके एक मेन जो कारण है, उसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि एमसीडी ने दिल्ली के अंदर वो काम नहीं किया जो काम होना चाहिए। जैसे आप देखा जाए जब बरसात होती है, बारिश के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा जल भराव होता है। एक तो ये फेलियर है। दूसरा क्या है कि जो एक देखा जाए दिल्ली को भारत का सबसे साफ सुथरा देश होना, स्टेट होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली इतना साफ सुथरा नहीं है किसी भी मायने में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रशासन और जो इस तरह की जो ये संगठन है एमसीडी का, ये कहीं ना कहीं ये अपनी वो जिम्मेवारी और अपना जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार तो बीजेपी की थी, एमसीडी उसके अंदर था। बात ये है कि प्रशासन जो होता है ना, प्रशासनिक उसमें जो है काम करने वाले भाजपा की है या नहीं है,
वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर एक है कि लोग जो देखते हैं, अगर यहाँ पर गंदगी होगी तो लोग किसको कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो एमसीडी वाले जो हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई एक पार्टी उसके बारे में कहती है कि मैं इससे भी ज़्यादा और अच्छा काम करेंगे अगर हम आ जाते हैं, तो केजरीवाल की इस आवाज़ को और इस मुहिम को लोगों ने सुना और ये उनको लगने लगा कि केजरीवाल को ये मौका मिलना चाहिए। तो यही वजह है कि केजरीवाल की बातों से लोगों ने अपनी सहमति जताई और उनके पक्ष में वोट किया। तो क्या मतलब बीजेपी ने जो 15 साल में जो काम किया उससे लोग नाखुश थे, इसका मतलब? तभी तो वोट दिए ना। नहीं, इसमें नाखुश नहीं कह सकते। ये है कि वो जो काम होना चाहिए, हमने पहले भी कहा था हाँ। कि जो काम दिखाई देना चाहिए वो काम कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल का जो फ्रीबीज के बारे में, जो रेवड़ी के बारे में जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली सब्सिडाइज रेट में, स्कूल और जो मोहल्ला क्लिनिक, क्या ये भी कारण है अरविंद केजरीवाल को बार बार विजय हासिल करवाने में? एमसीडी जीत गए, इसके पहले असेंबली जीत गए, और उसमें भी तब जब ये पूरे भाजपा का जो हिंदू राष्ट्रवाद का नारा मतलब चरम पे है, और दिल्ली मतलब समझिए कि रिफ्यूजी का सबसे बड़ा सेंटर रहा जो पाकिस्तान से बाहर के आगे, और उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत बड़ी जनसंख्या में, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में हैं लोग। तो ये लोग भी वोट जो है फ्रीबीज को चुना उन लोगों ने, मुफ्त के जो उनको मिल रहा काम उनको चुना, बनिस्बत राष्ट्रवाद को उन्होंने मतलब अनदेखी कर दिया। क्या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात, आप रिफ्यूजी शब्द को जो है ना, मैं हो सकता मैं गलत रिफ्यूजी शब्द यहाँ पर लागू नहीं होता। रिफ्यूजी देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना रिफ्यूजी नहीं होता। नहीं, मैं रिफ्यूजी में पाकिस्तानी की बात कर रहा था। यस सर, तो यहाँ पर, और यहाँ से माइग्रेंट्स जो है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक रोजगार और अपने उसके लिए लोग आए हैं यहाँ पर। मैं तो उनको भी रिफ्यूजी नहीं कहूंगा, सच मानिए। मैंने एक आदमीयता तो ही है, अरे वो बेचारे विषम परिस्थिति में यहाँ पर आए तो हमने उनका स्वागत किया, वो हमारे गेस्ट हैं। तो एक चूंकि आपको बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए मैंने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बताइए इस पर आपका क्या कहना? बात ये है, इसमें आपने एक और बात कही कि जो राष्ट्रवाद हिंदूवाद की बात, ठीक है ना। दो चीज़, राष्ट्रवाद और हिंदूवाद। राष्ट्र और हिंदू को अगर हम इस तरह समझें कि जिसके अंदर राष्ट्रीयता होगी वही सनातनी या हिंदू कह सकते हो उसको। देखिए, अगर आपके पास कोई भी हो, नाम से नहीं होता है, आपके विचार और आप कितना देश, आप कितना उस चीज़ को समझते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या है, एक जो बात आपने कही कि फ्रीबीज रेवड़ी वाली बात, हाँ ये जरूर है कि हमारी अभी जो पिछले हजारों साल की मानसिकता से हम अभी बाहर नहीं निकल पा रहे। हम अभी क्या है, एक हमको कोई भी अगर मुफ्त में कोई देता है तो हम समझते हैं चलो हम बिना कुछ किए अगर हमको कुछ मिल रहा है तो हमें उस पर ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हमें काम ना करना पड़े। अगर कुछ चीज़ मिल रही है बिना कुछ सुविधा के तो उस पर हम ज़्यादा। तो आज भी एक समाज में एक ऐसी विचारधारा है जो फ्री में खाना चाहती है, सब कुछ फ्री में। अरविंद केजरीवाल तो सवाल उठा रहा था कि भाई हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, उसको आप फ्रीबीज कर रहे हैं। आप बड़े बड़े धनाढ्यों के लिए जो आप कर रहे हैं, मतलब एक से एक उनका बेवकूफ कर दिया, वो नहीं है फ्रीबीज। एक बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे आपको पहले ये बात धनाढ्यों वाली जो बात कही आपने, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। क्या किसी भी पार्टी ने, जैसे इन्होंने अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या इन्होंने कोई ऐसा इनके पास डेटा है जो सामने सबके सामने रखी हो, बात मीडिया के द्वारा रखी हो कि देखिए देश में इतने लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, इन्होंने देश का पैसा इनको फ्री मिला है या देश के पैसा इन्होंने गमन किया है। इस पर बहुत चर्चा हो रही है। ऐसा और अगर ऐसा नहीं था तो बीजेपी को काउंटर तो करना चाहिए था। देखिए कहाँ कर पाई। हाँ। भाई देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है इसमें, काउंटर जो होता है ना, काउंटर चाहकर भी इसमें कोई काउंटर हो नहीं सकता है। वजह ये मैं बताता हूँ, एक भीड़ होती है ना, भीड़ में अगर आप कोई अच्छी बात को बोलेंगे तो उस अच्छी बात को लोग सुनने वाले कम होते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी बात होगी जो सोचता है नहीं इसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ है,
तो उस पर लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो एक यही समझती एक जो अच्छा, आजकल भीड़ तंत्र वाली बात असली चीज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ गुजरात के ऊपर में। हाँ हाँ गुजरात में 27 साल का शासन था, है ना। वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है हम लोग में से शायद कोई नहीं जानते होंगे, मैंने जानते भी हो तो पता नहीं, मतलब एक बहुत ही कोई मैंने हमारे रिपोर्टर जो वहाँ से आए थे वो कहते कि भाई हम लोग वहाँ के लोग ही नहीं जानते थे कौन है चीफ मिनिस्टर। तो पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया। 27 साल का बीजेपी का शासन, और उसके बाद जो कुछ घटनाएं घटी, अप्रिय घटना, मोरबी की घटना, है ना, और लोगों में एंग्विश था। तो क्या लगता है कि उसके बाद भी चुनाव बीजेपी ने जो जीता चुनाव, तो अपार बहुमत से, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड ही होगा अपने आप में। और नरेंद्र मोदी वहाँ पर गुजरात छोड़ के कहीं 30 मीटिंग किया उन्होंने। तो क्या लगता है कि गुजरात में जो चुनाव की जीत हुई है, इसका सिर्फ क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके काम को, बाकी कोई फैक्टर नहीं रहा। देखिए, आपने मुझे प्रश्न भी आपने किया है और आपने उत्तर भी दे दिया है। तो पहले मैं आपकी प्रश्न की बात करता हूँ, जो आपने प्रश्न किया है। जो आप बात कर रहे हैं कि जो दुर्घटना हुई है, जरूरी है, हाँ, इससे लोग उस प्रशासन से, उस शासन से लोगों को शिकायत है और होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी इससे और भी इसके पार जा सकते थे, जिसका आपने जिक्र की, बहुत भारी बहुत, इसको भारी बहुमत आप उस परिप्रेक्ष्य में आप उससे अगर तुलना करके कहें तो अगर ये घटना नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती, तो शायद ये और भी स्थिति चले जाते हैं। ठीक है, इस दुर्घटना को जो वहाँ पर गुजरात में जो नई पार्टी बन करके जो भरी है, इस दुर्घटना को उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से इसका एक मुद्दा बना करके पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में गए, और यही उनको फायदा मिला। जो भी इतनी एक नई पार्टी को एकदम जो ये मिला है, जो दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए मिला है, और कांग्रेस को भी इसीलिए इतनी वोटें मिली है। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो नहीं होती। अब दूसरी बात पे आते हैं जो आपने उसके पहले कही। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक साफ सुथरा ईमानदार राष्ट्रभक्त अभी तक देश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। आप इसको अन्यथा मत लेना, अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि देखिए, एक तो वो होता है कि हम जब कोई उस पर आ जाते हैं तो क्या होता है कि एक परिवार से उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी, चाहे वो गुजरात के रहे हों या यहाँ पर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में, कितने लोग जानते हैं। और रही बात, आपने एक बात बोली कि मुख्यमंत्री को, ये हमारा एक सिस्टम फेल्योर है, हमारा एजुकेशन, एक शिक्षा हमारी प्रणाली फेल्योर है कि हम अपने मुख्यमंत्री को नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा, एक कहीं ना कहीं ये एक जो तंत्र है, प्रसारण तंत्र है, एक कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका है। जो आप पेपर छापते हैं या टीवी में जाते हैं और अगर ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, इसका मतलब आप के ऊपर एक प्रश्न है कि आप इस तरह से कैमरे के सामने या अपनी लेखनी में वो जो आप बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न लगता है। ऐसा नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड चीज होती है, रिकॉर्ड में होता है कि गुजरात का कौन गवर्नर है, कौन मुख्यमंत्री है। नहीं, वो वाली बात नहीं है। देखिए, लोगों की एक पहचान होती है ना भाई। भाई नरेंद्र मोदी ही इतना क्यों पॉपुलर है, एक बच्चा जाता है, लालू यादव भी क्यों पॉपुलर था। तो आप किसी की पहचान होती है, इस पर तो क्या प्रश्न चिन्ह आप लगाएंगे, उनकी पहचान हो सकती है। खैर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। असली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैं सवाल आपसे अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि 3 जगह चुनाव हुआ, गुजरात में विजय हुआ भाजपा का, हिमाचल में कांग्रेस आगे चल रही थी, अभी पता नहीं क्या हुआ, रिजल्ट जीत ही गई होगी लग रहा था। हाँ। और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने कल ही उसका डंका बज गया। तो क्या ये 3 जगह चुनाव हुए, एक जगह बीजेपी, एक जगह आम आदमी पार्टी, एक जगह अपार बहुमत से भाजपा, क्या ये जो रिजल्ट आया है, इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मैंने भाजपा को भी हराया गया है? तो मैं ये सवाल आपको 2022 का जो मैंने ग्रेटर चुनाव होने वाला है, ये 2024 वाला, हाँ, जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसके मतलब दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ। हाँ, देखिए,
एक हिमाचल का एक रहा है कि वहाँ की जनता जो है वो एक एक सब कुछ टाइम देती है, 5 साल एक को देती है, ये वहाँ का बना हुआ है, ये चला आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि ऐसा हम इसको बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं बदलने के बहुत वो नज़दीक, उसके बहुत समीप पहुंच चुके थे, उस बाउंड्री लाइन में पहुंच चुके हैं। अब देखना है कि बाउंड्री लाइन से कितने कदम वो आगे जाते हैं और कितने कदम वो पीछे रहते हैं, ये बड़ी चीज़ है। दूसरा एक जो और आपने जो कही कि केजरीवाल के लिए, ठीक है, अभी आपको पहले बताया कि अगर यही कॉन्सेप्ट को लेकर ये अगर बढ़ते हैं केजरीवाल जी, फ्री वाला और सबको ये कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। जैसे श्रीलंका को देखा, वेनेजुएला 2024 में देश की जनता क्या सोचेगी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि आपको देश को मजबूत करना है या देश को मजबूर करना है, ये जनता को बात समझ होनी चाहिए। तो अब तानिया भूटानी और प्रोफेसर देवेंद्र सचान के बाद अब हम रुख करते हैं अतुल जी की ओर। अतुल जी फिलहाल अमर उजाला के साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पद पर हैं वहाँ पे, और इसके पहले वो जी टेलीविज़न के साथ भी काम कर चुके हैं और काफ़ी दिनों तक उसके साथ जुड़े रहे। इसलिए मैं ये कहने का प्रयास मेरा है कि मकसद ये है कि ये टेलीविज़न में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी उनका उतना ही मतलब अधिकार के साथ जान सकते हैं, बोल सकते हैं और किसी चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं। तो अतुल जी से मेरा पहला सवाल, 3 राज्यों में, मतलब एक दिल्ली और 2 राज्य के अंदर जो चुनाव हुआ, अब रिजल्ट सब चारों तरफ तीनों जगहों का आ गया है। गुजरात में अपार बहुमत से बीजेपी आई है जीत करके, हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 15 साल के बाद बीजेपी के पास जो एमसीडी का शासन था उस पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये बहुत ही विचित्र तरह का चुनाव मुझे लग रहा है, इसलिए कि आप ये सोचिए कि दिल्ली का खास कर, यही सवाल मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद वो मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली में आखिर क्या बात है। दिल्ली समझिए देश की राजधानी, यहाँ नरेंद्र मोदी रहते हैं, प्रधानमंत्री, पूरा कैबिनेट है और पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है और कई तरह की बातें हो रही हैं, फिर भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कब्जा जमा लिया एमसीडी पर। उसके पहले वो विधानसभा में काबिज किए हुए हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का करिश्मा का कारण क्या है? क्या है वो मैजिक जो जादू छिड़ता है और ये हिंदू राष्ट्रवाद का जो मतलब फार्मूला काम नहीं आया? जबकि दिल्ली में आप जानते हैं कि जो देश का बंटवारा हुआ तो सबसे ज़्यादा लोग सबसे यहीं पर आए, जो शरणार्थी यहाँ पर आए, जिसको कि रिफ्यूजी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार से तमाम बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं। दोनों काउ बेल्ट है, हिंदी हार्टलैंड, वहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो ये हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब फार्मूला यहाँ काम नहीं आया, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल क्लिक कर गए। क्या कारण, क्या लगता है आपको? देखिए, जो मेरा मानना है उसमें ये है कि दिल्ली की स्थिति जो है वो देश के बाकी शहरों, बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ देश भर के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। साथ ही जो आम जनता है उसने अरविंद केजरीवाल में एक ऐसा चेहरा देखा उनमें, और उनकी जो पिछले 7-8 सालों में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार ने अब लोगों के अंदर एक ऐसा भरोसा जताया, क्योंकि आप देखें, अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें, बिजली बिल उन्होंने एकदम से कम कर दिया, कई लोगों को तो फ्री बिजली मिलती है। दूसरे, लड़कियों के लिए मुफ्त में आप बसों में सफ़र करती हैं लड़कियां, आज खुलेआम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे, अस्पतालों की हालत उन्होंने बहुत सुधारी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दिल्ली की जनता से कहीं भी जा कर के पूछें तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया। रही बात स्कूलों की, स्कूलों के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतना काम किया है कि वो नज़र आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दावे कर रहे हैं,
आप जब उतर के देखेंगे, मैं तो पर्सनली कई मोहल्ला क्लिनिकों का मैंने दौरा किया और वहाँ की स्थिति मैंने देखी कि अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, साफ सफाई का पूरा बंदोबस्त है, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है उसको मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं। और इवन आप बड़े बड़े अस्पतालों की भी बात कर लें, राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो गया या फिर जयप्रकाश नारायण अस्पताल हो गया, जो भी इस तरह के अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल दिल्ली सरकार के, वहाँ आप जाएंगे तो पहले वाली स्थिति आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो मतलब अतुल जी जो आप जो कह रहे हैं इससे तो क्लियर हो जाता है ना, इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं जी। कि जहाँ पे लोगों का के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता जी। है तो लोग वो इस तरह का जो मतलब लंबा लंबा जो स्लोगन है, नारेबाजी है, राष्ट्रवाद और ये वो धर्म और जाति तो की बात, लोगों को उसको भूल राष्ट्रवाद जाएंगे। से क्या मतलब है? लोगों को हिंदू राष्ट्र से या फिर लोगों को रोजमर्रा की जो मुश्किलें पूरे हैं, देश में नहीं, पूरे देश में जो हवा है जी, जो हो रहा है चारों तरफ से मतलब जो लोग वोट दे रहे हैं तो इसी नाम पे वोट दे रहे हैं और बीजेपी जीत रही सब जगह। कुछ एक जगह में ये जो अपवाद दिखाई पड़ा, दिल्ली का खास करके विचित्र स्थिति है। मैंने कहा ना कि उसका बैकग्राउंड देखिए, तब लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब उनका जो फ्री बीज जिसको कह रहे थे, मैंने रेवड़ी कल्चर जिसको कह रहे थे प्रधानमंत्री, और बड़ा उस पर काफ़ी हल्ला हो रहा था और उस पर तो अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज भी किया था कि ये नेशनल डिबेट कीजिए। बिल्कुल। तो क्या इस देश में ये जो फ्री बीज का, चूँकि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इससे यूज टू हैं, तो लोग ये अभी भी मतलब इम्पोर्टेंट है, जबकि पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट और मार्केट इकोनॉमी का राज चल रहा पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल तो इम्पोर्टेंट तो है। हाँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, उनकी मूलभूत ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों। क्योंकि हम जिस तरह की बातें करते हैं वोटिंग के समय खास तौर से, उनको तरह तरह के वादे करते हैं, उनके सामने एक खूबसूरत सा सपना दिखाते हैं, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि भाजपा के जो दावे हैं उनको बहुत लॉन्ग टर्म हिसाब से सोचें, जो मोदी जी जैसा कहते हैं कि उनकी योजना सिर्फ अभी की नहीं है, वो जो सोचते हैं बहुत दूर तक सोचते हैं और हो सकता है कि आने वाले 10 वर्षों 15 वर्षों में जो उनका एक विजन है उससे शायद देश की स्थिति सुधर जाए, हो भी सकता है। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को तात्कालिक चीज़ें जल्दी प्रभावित करें और उसका ही असर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार भी नज़र आया और पिछले 2 बार से जिस तरह से आम आदमी पार्टी निकल करके आई है सामने, और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और इस बार आप गुजरात में भी देखें, गुजरात में ठीक है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि 0 से 9 या 8-9 विधायक अगर उसके बनते हैं तो ये एक बड़ी बात होती है। एक चीज़ और इस संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ, आप जरा गौर से देखिएगा, हम तो उसको बड़ा वॉच कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का जो स्ट्रेटजी है वो वहीं अटैक कर, शहरों में, दिल्ली में देखिए, पंजाब में, सूरत, वहाँ गुजरात में, जहाँ से बाहर के वर्कर्स जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती क्या है, मतलब वही रोटी कपड़ा और मकान, तो वो बिजली मुफ्त में दे रहा है, ऐश्वर्य कर रहा है। एजुकेशन के लिए गुजरात का बहुत बुरा हाल है एजुकेशन में, शिक्षा में। अगर आप देखेंगे वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 22वें पोजीशन पर है गुजरात। संपन्न तो बहुत है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो और बहुत इलाका जो है गुजरात का बहुत पिछड़ा हुआ भी है। तो वो वहाँ पे उसका पहुँचना, पंजाब में जाकर सरकार बना ली, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पूरा फ्री रेवोल्यूशन पंजाब और जो आया बिहारी वर्कर्स पर, अरविंद केजरीवाल लिखते लिखते चले गए इसी के ऊपर, मतलब बिहार के मजदूरों के कंधे पर पंजाब में। तो उसका जो ये स्ट्रैटेजी है कि जो आजकल कर रहे हैं कि निश्चय मार्केटिंग, वो अपना आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारा वोटर कौन हो सकता है। दिल्ली में आया तो उसने सबसे पहले अपना जो लगा रहा था पोस्टर, वो 3 व्हीलर के ऊपर, रिक्शा के ऊपर, उन लोगों को वो अपील करता है ना, वहाँ जाता है, वो एकदम नज़दीक तक चला जाता है, लोगों के एकदम दिलों में जाके बस जाता है, जैसे ये कहिए। लेकिन इसका देखिए दूसरा एक फैक्टर भी है इस पूरे इलेक्शन में, अगर आप देखें गुजरात में खास तौर से, कि उसने कांग्रेस का सफाया कर दिया। मतलब आप राहुल गांधी कुछ भी कहते रहें कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा से ये फायदा, लेकिन वो उनकी पर्सनल इमेज तो बन रही होगी कुछ जगहों में, लेकिन वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी को कोई ऐसी चीज नहीं दी, मतलब इस भारत हो सकता है कि
2024 के चुनाव में इसका कुछ असर दिखे, लेकिन अभी आज की तारीख में उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा का जो असर दिखना चाहिए था इस इलेक्शन में तो नहीं नजर आया। पहली हिमाचल के बारे में क्या कहना है? हिमाचल के बारे में तो देखिए, हिमाचल में पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी का जो हाल था, क्योंकि मैं गया हिमाचल पिछले दिनों, काफ़ी मैंने भी कई लोगों से बातचीत की, तो वहाँ जयराम सरकार की इमेज अच्छी नहीं थी। ये स्थिति हिमाचल में एक परंपरा सी है और लंबे समय से, जिसको ये लोग कह रहे थे कि इस बार तोड़ देंगे, बीजेपी वाले, हाँ, कि रिवाज बदल देंगे, ऐसा कह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्होंने आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे काफ़ी कोशिशें की कि भाई वो खुद इन्वॉल्व होकर के हिमाचल के लोगों में जो असंतोष की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश करें। ढेर सारी योजनाएं उन्होंने अंतिम वक्त में वहाँ पे ऐलान किया उसका। बावजूद इसके लोगों के अंदर इस सरकार को लेकर के असंतोष था जो नज़र आया। और मेरी जयराम जी के बहुत नज़दीकी कुछ लोगों से बातचीत लगातार हुई, इवन इलेक्शन के बाद भी हुई, तो उनको ये डर था कि सरकार नहीं बचने वाली है, और ये दिखाई पड़ा। और हिमाचल में चूंकि और किसी का कोई अस्तित्व फिलहाल नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बेशक 67 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उसको भी मालूम था कि वहाँ उसको कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए कांग्रेस ने वहाँ अपनी इज्जत थोड़ी जहाँ कांग्रेस के बारे में, जैसे मैं काफ़ी आपसे एकदम बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि ये कौन सा लड़ाई है कि आप राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और जब अखाड़े में आपने जा रहे हैं, गुजरात में गए ही नहीं, बिल्कुल सरेंडर कर दिया वहाँ। कहीं कांग्रेसियों का जो मैं पढ़ रहा था, जयराम नवेश का उनका कहना था कि वो जानबूझ करके ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गुजरात नहीं भेजा गया, कहीं कुछ बोल दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो बड़ा वो गुण है कि वो किसी चीज़ को मुद्दा बना देता है, जैसे कि रावण वाले मुद्दे पर इस बार बोल रहे थे, तो वो, लेकिन बात है कि इससे आप कब तक पीछा छोड़ाएंगे, कहीं कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। ये मेरे समझ से स्ट्रेटजी ठीक नहीं था, है ना। तो उन्होंने खुला मैदान दे दिया आपको हाँ, तो देखिए, तो उस हिसाब से बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन पहले दिन से था। अच्छा, एक भी बताइए कि गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, मैंने 27 साल से था, ये तो 5 और 32 साल हो जाएगा, है ना। आप सोचिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट ने 3 दशक तक किया, उसी रास्ते पे आ गया। और दूसरी बात कि जो आप कह रहे थे कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता था, बहुत पॉपुलर नहीं थे, लोग बहुत खुश नहीं थे उनसे। गुजरात के मुख्यमंत्री को तो आज भी लोग नहीं जानते, तो मीडिया में सब लोग बोल रहे थे। देखिए, गुजरात का फैक्टर दूसरा है। गुजरात के भाई आपके मोदी वहाँ अभी भी मोदी के नाम पे ही वहाँ सारा वोट पड़ता है, और अमित शाह की पूरी मेहनत है जो भी है। और गुजरात फैक्टर जो है ना इन लोगों का, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस वक्त पूरे देश में जो सबसे मजबूत इस समय जो स्थिति है वो इन लोगों की है, तो और आने वाला वक्त भी वो देखते हैं कि शायद इनके साथ ही रहेंगे तो फायदा होगा। तो अंतिम सवाल अतुल जी, और बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि कुछ भी हो जाए, देखिए चुनाव में सर कुछ भी कह लीजिए कि मैं इस सब में एकदम नहीं मानता हूँ कि कैडर नहीं है, परसेंटेज जब वोट मेरा बढ़ गया, इस सब का कोई मतलब नहीं जब तक आप सीट नहीं ले आए और चुनाव में जीते। सही बात बता रहा हूँ आपको, अल्टीमेटली यही काम करता है। अगर ये है तब तो ये तो सच है कि गुजरात में अपार बहुमत के साथ मोरबी कांड हुआ, मैंने लोग खुश भी नहीं थे बहुत कारण से, और गुजरात में फिर भी अपार बहुमत से बीजेपी चुनाव जीत गई है, नंबर 1। तो खासकर के गुजरात का जहाँ तक सवाल है, नरेंद्र मोदी का तो करिश्मा बरकरार है। दूसरी तरफ दिल्ली, जिससे इसमें दिल्ली की जो कहानी है, आप कुछ भी कह लीजिए, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दिल्ली में सब कुछ आपका है, इतना कितना अटैक कर रहे थे ये सब लोग मिलकर के कि पराली जल को रोक नहीं पाए, पंजाब में करप्शन का चार्जेस लगा रहे थे, जैन अभी भी जेल में है ना, शराब घोटाला ये वो, मतलब एक भी चीज छोड़ नहीं रहे थे, बावजूद इसके फिर भी जीत गया। और सुनिए, मैं ही कह रहा हूँ, मेरा तो सवाल है कि दिल्ली में फिर भी अटके, जीत तो गया वही ना भाई, जो जीता वही सिकंदर, बाकी क्या मतलब है, आप कितना 30 मार खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप देखिए हिमाचल में कुछ कह लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी कुछ भी हो जाए भाई, एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में कैन काम किया, तो वो हिमाचल में कांग्रेस जीत के चली आई, तो 3 जगह में 3 पार्टी का राज्य हो गया स्थापित। तो क्या अगर इसको हम जोड़ के 2024 का जो पार्लियामेंट का जो चुनाव है, जो सवाल मैं कॉमन ही सवाल सबसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है कि ये तो बात तय हो गया
पहले भी तय हुआ और इस बार तो और तय हो गया कि बीजेपी कैन बी डिफीटेड एंड नरेंद्र मोदी इज नॉट इनविंसिबल, जो कि ऐसा नहीं कि वो अजेय हैं। नहीं ना? ये तो खैर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता है। तो नहीं और ये 2024 के सवाल पर जो मैंने पूछा आपको, क्या आपका आकलन लग रहा है? 2024 देखिए, अभी 2 साल का वक्त है। हाँ। और 2 साल क्या 1.5 साल का वक्त है ऐसे सोचिए तो। और इस बीच 1-2 कुछ स्टेट्स में और भी चुनाव होने हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2024 में भी अभी जो मोदी का जो मैजिक है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी इतनी जल्दी अभी ऐसी कोई भी फोर्स नहीं उभरती हुई दिख रही है। वैसे लोग कहते हैं कि वे राजनीति में और ऐसी स्थितियों में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या स्थिति बदल जाए। बावजूद इसके आज की जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसमें लगता तो यही है कि मोदी को या इस बीजेपी की जो सरकार है उसको कोई खतरा फिलहाल नहीं। हो सकता है कुछ सीटें कम ज़्यादा हों, लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि वो एक विकल्प के तौर पर उभरे। दूसरे, आम आदमी पार्टी भी अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी चुनौती पेश कर सके। तीसरे, अभी और बाकी दलों को जो मिलाकर गठबंधन बनाने की बात हो रही है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें तो नहीं लगता कि अभी फिलहाल कोई बदलाव की कोई गुंजाइश दिख रही है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आप तीनों लोगों को मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, तानिया भूटानी को, देवेंद्र सचान को और अतुल जी को। और अतुल जी को खास करके इसलिए कि वो बहुत जल्दीबाजी में थे, उनको कहीं जाना था बहुत ज़रूरी कार्य से। मैंने किसी तरह से रिक्वेस्ट करके उनको कहा कि आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालिए, और तो इसलिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ आप तीनों को कि भविष्य में भी कभी इस तरह की ज़रूरत पर आप जरूर थोड़ा समय हमारे लिए निकाला करिए। और एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देने के बाद मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।